गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान में हमारा अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था भोजन, पोषण, संतुलित आहार, सुपोषण एवं कुपोषण, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। तो अब इसके आगे जो सबसे अहम है हमारा पोषक तत्व। कहीं ना कहीं उन सारे क्लासेस में आपने सुना होगा पोषक तत्वों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इसका नाम अक्सर आया होगा। तो हमारा वही आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं प्रतिदिन, हमारे आहार में जो भी भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं, उन भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो पोषक तत्व हमारे 6 भाग में बांटे गए हैं। तो उन पोषक तत्वों का सबसे पहला हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, ये हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है, सबसे मुख्य पोषक तत्वों में से एक है, इसीलिए सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यकता ऊर्जा का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्गीय जिनका मुख्य काम शारीरिक श्रम, मेहनत व मजदूरी करना है, अपनी आवश्यक ऊर्जा का 85 से 90% कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अर्थात कार्बोज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बोज के द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है। और चूंकि ऊर्जा के बिना हमारा शरीर का संचालन, नियमन, नियंत्रण कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे मानव शरीर की तुलना एक मशीन से की गई है। जिस प्रकार से मशीन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जब तक ईंधन मिलता रहेगा तब तक मशीन चलेगा। जैसे जैसे ईंधन कम होता जाएगा वैसे वैसे मशीन अपना कार्य करना बंद कर देगा। उसी प्रकार से मानव का शरीर भी है। मानव के शरीर के संचालन के लिए जो भी शारीरिक, मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, उसके लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, और वो ईंधन हमें भोजन से मिलता है। और सबसे पहले हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तो भारतीयों के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा का सेवन कार्बोहाइड्रेट से किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके 6 पोषक तत्व बांटे गए हैं, उन 6 पोषक तत्वों के कार्य अलग हैं, प्राप्ति के स्रोत भी अलग हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा और प्रोटीन, इन दोनों पोषक तत्वों से भी ऊर्जा पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिल रही है, वसा और प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिल रही है। तो सबसे मुख्य हमारा कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत आसानी से और बहुत सस्ते दामों में प्रत्येक व्यक्तियों को मिल जाता है, और इसका सेवन करने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, मतलब तुरंत हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोज है। मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोज है। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। अगर हम कार्बोज प्राप्ति का मुख्य स्रोत देखें तो वनस्पति जगत से कार्बोज की प्राप्ति हमें होती है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। भारतीयों के भोजन में कार्बोज का मुख्य स्थान है। हमारे भारतीयों के भोजन में अधिक से अधिक हम कार्बोज का सेवन करते हैं, प्रोटीन, वसा का सेवन कम करते हैं। और वहीं अगर निम्न परिवार के लोगों को देखें तो 90 से 85 से 95% ऊर्जा का सेवन वो कार्बोहाइड्रेट से करते हैं, क्योंकि उनके पास उन सारे पोषक तत्वों की कमी रहती है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विशेषता
विशेषताओं के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अब भौतिक विशेषताओं के आधार पर देख लेते हैं। पहला है शर्कराएं और दूसरा अशर्कराएं। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों के अंतर्गत इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर जैसे बांटा गया है इसके दो स्रोत हैं। पहला है स्टार्च युक्त स्रोत और दूसरा है शर्करा युक्त स्रोत। अब स्टार्च युक्त स्रोत में कौन कौन से भोज्य समूह आते हैं? इसमें है आपके रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला। मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। इन भोज्य पदार्थों को जब हम पानी में डालते हैं तो ये अघुलनशील होते हैं और जब पानी में इन्हें हम डालेंगे तो ऊपर एक लेयर तैरता है। वही लेयर हमारा स्टार्च होता है जो चिपचिपा युक्त होता है। शर्करा युक्त स्रोत में देखते हैं गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का आदि। मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो खाने में मीठे होते हैं जिनमें कार्बोज की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से अनेकों आपके भोज्य पदार्थ हैं जो शर्करा युक्त है और जो स्टार्च युक्त है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के मुख्य साधन सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, शक्कर, शहद, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, चुकंदर, सूखे फल जैसे किशमिश, खजूर, सेब, नाशपाती, आम, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर आदि। ये सारे उदाहरण हैं जो कार्बोज प्राप्ति के स्रोत हैं जो आसानी से इन सारे भोज्य पदार्थों में हमें कार्बोज मिल जाते हैं। सबसे अधिक कार्बोज शक्कर में पाया जाता है, यानी 99.4% यानी 398 किलो कैलोरी शक्कर के द्वारा ऊर्जा मिलती है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अचानक से चक्कर आने लगता है, उलझन होने लगती है, सिर घूम रहा है, अंधेरा छा गया है, तो हम इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए एक गिलास पानी में शक्कर और थोड़ी सी नमक का घोल बनाकर देते हैं। क्यों? क्योंकि शक्कर से इंस्टेंट एनर्जी आती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ये आपके स्रोत हैं जो आपको दिख रहे होंगे कि किन किन स्रोतों से आप कार्बोज का सेवन कर सकते हैं। कार्बोज के कार्य अब बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कार्बोज प्राप्ति के स्रोत जानने से मतलब नहीं है, बल्कि कार्बोज के क्या कार्य हैं, कार्बोज का हमारे शरीर में, मानव शरीर में क्या रोल है, क्या कार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि कार्बोज ऊर्जा प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मानव शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा प्रदान करना, 1 ग्राम कार्बोज इक्वल टू 4.2 कैलोरी ऊर्जा। अगर हम 1 ग्राम कार्बोज का सेवन कर रहे हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें तुरंत मिल रही है। प्रोटीन की बचत, चूंकि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके कार्य अलग हैं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है तंतुओं की टूट-फूट की मरम्मत, नए कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, और इसका अतिरिक्त कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ऐसे कंडीशन में जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है। तो जब प्रोटीन हमें ऊर्जा दे रही है तो उसका जो मुख्य कार्य है तंतुओं का पुनर्निर्माण, टूट-फूट की मरम्मत, वो कार्य अपना करना बंद कर देता है। तो इसीलिए अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त है हमारे शरीर की मांग के अनुसार, तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो अपना मुख्य कार्य करेगा, और जो उसका अतिरिक्त कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, वो हमारे शरीर में सुरक्षित एवं संग्रहित रहेगा। तो इसको अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत नहीं होगी। फिर है विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक। विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक, हमारे शरीर में जो छोटी आंत है, छोटी आंत में कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि
वृद्धियम विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो उन जीवाणुओं को जीवित रखने में तथा उनकी वृद्धियम विकास करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। मतलब उन जीवाणुओं को स्वस्थ रखने का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, और जब वो जीवाणु स्वस्थ रहेंगे तो विटामिन बी समूह का संश्लेषण हमारे आंत के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से होगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का भी कार्य है, विटामिन बी समूह का संश्लेषण करता है, और विटामिन बी समूह का संश्लेषण तभी होगा जब हमारी छोटी आंत में पनप रहे जीवाणु स्वस्थ रहेंगे। अगला है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक अर्थात जो भी हम पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो भी हमें पौष्टिकता मिल रही है, उस कार्बोहाइड्रेट में रफेज भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रफेज यानी रेशे। ये रेशों का कोई पोषक मूल्य तो नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं पाचन तंत्र को वो स्वस्थ रखता है, पचाने की क्रिया बहुत अच्छे से करता है। और ये रेशे कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे अनाजों में पाए जाते हैं, फिर गाजर हो गया, मूली हो गया। तो इन सारे पोषक तत्वों, इन सारे भोज्य पदार्थों में रेशे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इन रेशों के द्वारा पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ रहता है। फिर है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कैल्शियम, चूंकि दूध हमारा एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जिनमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं, सिर्फ विटामिन सी छोड़ के। विटामिन सी को छोड़ के हमारे दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दूध में लैक्टोज भी पाया जाता है, जो लैक्टोज पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं कैल्शियम का अवशोषण करते हैं। तो लैक्टोज का सेवन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, और दूध का जब हम सेवन करेंगे तो उसमें हमें कैल्शियम भी मिल जाएगा और लैक्टोज भी मिल जाएगा। अगला है विषाक्त पदार्थों को हानिरहित बनाना। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो कहीं ना कहीं विषाक्त पदार्थों को हानिरहित बनाएगा। फिर है यकृत को स्वस्थ रखने में सहायक। यकृत को स्वस्थ रखने में ग्लाइकोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में ग्लूकोज का महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये भी ग्लूकोज हमारे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। फिर है कार्बोज की कमी के प्रभाव। वो आपके हो गए कार्बोज के कार्य। अगर हमारे शरीर में कार्बोज की कमी हो जा रही है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। पहला है वजन कम होना। जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो सबसे पहले यही देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं शारीरिक वजन धीरे धीरे कम हो रही है। फिर है थकावट व कमजोरी महसूस होना। जब शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी, वजन कम होगा, तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम चल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, मतलब हमारे दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उनको भी करने में कहीं ना कहीं हमें थकान महसूस होगी। फिर शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना। वृद्धियम विकास के लिए कहीं ना कहीं प्रोटीन के अलावा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ प्रोटीन से वृद्धियम विकास नहीं होगी, शरीर को ऊर्जा भी उतनी मात्रा में ही चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं विकास और वृद्धि भी अवरुद्ध हो जाएगा। फिर है घबराहट व चिड़चिड़ापन आना। अब जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और हमेशा उलझन, घबराहट, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाना। नॉर्मली हमारी जो उम्र है, हमारी उम्र में जितनी क्रियाशील हमें होना चाहिए, जितनी कार्य क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ऊर्जा की कमी है। त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाना। अगर त्वचा पर झुर्रियां पड़ जा रही हैं तो पोषण की कमी है, हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, ऊर्जा की निरंतर कमी बनी है, इसीलिए त्वचा पहले जैसे नहीं है, झुर्रियां पड़ गई हैं। कुपोषण के लक्षण दिखाई देना। जब ये सारे लक्षण आप में दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं वो पता चल रहा है कि हम कुपोषित हो रहे हैं, हमारे अंदर कुपोषण के लक्षण आ गए हैं। फिर है पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होना। अब चूंकि इसके पहले ही बताया गया है कि कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपके पाचन संबंधी
विकार को दूर करते हैं, जैसे रेशे हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, तो इनके द्वारा पाचन हमारा स्ट्रांग रहता है। अगर कहीं ना कहीं अगर पाचन में दिक्कत हो रही है तो ऊर्जा की कमी है। फिर है कार्बोहाइड्रेट के प्रभाव, शरीर अनाकर्षक, शरीर का भद्दा दिखाई देना, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह। अर्थात सबसे पहले अगर हम कार्बन हमारे शरीर में अधिक हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं शरीर अनाकर्षक, यानी शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। जैसा होना चाहिए हमारी उम्र लिंग के हिसाब से वैसा नहीं रहेगा। शरीर का भद्दा दिखाई देना, जब शरीर अनाकर्षक होगा, आकर्षक नहीं होगा तो भद्दा दिखाई देगा। इसके अलावा मोटापा, अगर मोटापा बढ़ रहा है, कार्बोज की लगातार अधिकता है हमारे शरीर में तो मोटापा दिखने को मिलेगी। और जब मोटापा होगा तो उसके अलावा हृदय रोग, मधुमेह की भी शुरुआत मोटापे से ही हो जाएगी। फिर कार्बोहाइड्रेट की दैनिक मांग, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में 400 से 500 ग्राम कार्बोज लेना चाहिए। एक व्यक्ति की आयु, लिंग तथा परिश्रम के आधार पर कैलोरी मांग का निर्धारण होता है। भोजन में यदि 8 भाग कार्बोज का हो तो कम से कम 1 भाग प्रोटीन एवं वसा का होना चाहिए। अर्थात एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति की आयु है, लिंग है, क्रियाशीलता है, उसके हिसाब से भी कार्बोज की मात्रा को अलग अलग बांटा गया है। और यदि हम भोजन में 8 भाग कार्बोज का ले रहे हैं तो 1 भाग वसा प्रोटीन का अवश्य होना चाहिए। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। 1 ग्राम कार्बोज हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा देती है? अगर 1 ग्राम हम कार्बोज का सेवन कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है? तो चूंकि पहले भी बताया गया है 1 ग्राम कार्बोज का अगर सेवन कर रहे हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, यानी इसका आंसर होगा बी। कार्बोज प्राप्ति के उत्तम साधन नहीं है अनाज, दूध, केला, टमाटर। क्योंकि कार्बोज प्राप्ति के साधन ये तीनों हैं, ये साधन नहीं है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा डी। अगला है वर्गीकरण के आधार पर कार्बोज को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्गीकरण के आधार पर कार्बोज को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अगला प्रश्न है कार्बोज के कार्य हैं। प्रोटीन की बचत, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक, यह सभी। तो इसका आंसर होगा यह सभी, ये कार्बोज के सारे कार्य हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक कार्बोज की मात्रा किस भोज्य पदार्थ में पाई जाती है? चावल, चीनी, केला, गुड़। तो इसका ऑप्शन होगा चीनी, क्योंकि इसमें बताया गया है 99% कार्बोज की मात्रा लगभग इसमें पाई जाती है, इससे थोड़ा और अधिक पाया जाता है। अब अगला टॉपिक हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।